सो अगेन आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर एंड टू डिराइव अ रिलेशनशिप। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं, ये मैंने कुछ डायमेंशंस हैं जो मैंने बोर्ड पे लगा दी हैं आपको आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, तो देखो अब कैसे करते हैं हम कन्वर्ट। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 1 है ये हो गया N1, ये जो kg है ये हो गया U1, ये 10 की पावर 3 ये हो गया N2, और ये G हो गया U2। तो अगर तुम्हें ये वैल्यू पता चल जाए, ये वाली जो है N2 वाली वैल्यू अगर तुम्हें पता चल जाए तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। तो हमारा वही काम है, हमें पता है कि हमें एक चीज दी होगी, जैसे कि मान लो आपको बोला होगा कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर सेकंड पर सेकंड। ठीक है, तो आपने 9th में किया होगा। ये कैसे करते थे 9th में? हम क्या करते थे, 72 को लिया और आपने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो होता था शॉर्टकट जो आप 9th में यूज करते थे। बट नाउ यू आर इन 11th क्लास, सो यू मस्ट नो हाउ टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो वही हमारा काम है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो मैं यहाँ से पहले तो N2 का फॉर्मूला बनाऊंगा। N2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N1 U1 अपॉन U2, N1 U1 अपॉन U2, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। ठीक है, तो उसके बाद N1 की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो भी हमें दिया हुआ 72 दिया हुआ था, हमें 72 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे। अब U1 U2, U1 जितनी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो 3 टर्म से मिलके बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से, मास, लेंथ और टाइम। U1 को हमने अलग अलग कर लिया मास, लेंथ और टाइम में, N1 को ऐसे ही रखा हमने, और उसी तरह U2 को हमने अलग अलग कर लिया मास, लेंथ और टाइम में, और मास की पावर A और लेंथ की पावर B और टाइम की पावर C। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है फॉर डूइंग दिस। लेकिन पहला काम A, B और C की वैल्यू को याद करना है। तो लेट्स स्टार्ट, अब करके देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं कोई। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू CGS यूनिट। 1 जूल, जूल इज द एसआई यूनिट, और हमें किस में कन्वर्ट करना है, CGS में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एनर्जी है और हमने 1 जूल एनर्जी को CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखो, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B और T1 अपॉन T2 पावर C। तो उसके बाद हमें A B C की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले जो भी आपको टर्म दी हुई है, जैसे आपको एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी के डायमेंशंस M L2 T-2। ओके, तो यहां पे जो M की पावर है वो A की वैल्यू,
जो L की पावर है वो B की वैल्यू, जो T की पावर है वो C की वैल्यू। Is that clear? So first of all you have to find the values of A, B and C, and the power of M is a value of A, and power of L is value of B, and power of T is value of C. Is that clear? First of all you will calculate the powers, then you will write the formula. N2 is equal to N1 M1 M2 power A L1 L2 power B T1 T2 पावर C। ठीक है, अब पुट करते हैं। N1 कितना हो गया, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होगा ना आपको जिसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो N1 की वैल्यू 1, M1 जो भी आपको यूनिट दी हुई है टर्म के साथ, जैसे कि नंबर के साथ जो यूनिट दी हुई है, इसे ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट में मास को जिसमें मेजर करते हैं वो होगी M1 की वैल्यू। M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, SI में नाप मेजर करते हैं kg में, 1 kg। M2 CGS है, CGS में मास को मेजर करते हैं ग्राम में, और A की वैल्यू 1। L1, अब L1 ऐसे ही SI में मेजर करते हैं मीटर में, और इसे मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। B की वैल्यू 2, T1 दोनों में सेकंड में मेजर करते हैं। पावर C की वैल्यू -2, ये कट जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो जाए उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। तो N2 इज इक्वल टू 1 एज इट इज। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 10 की पावर 3। नीचे ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसल, पावर 1। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 2 है ना, तो 2 इंटू 2 4। तो N2 की वैल्यू आ गई आपके पास 10 की पावर 7। इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर है 1 जूल को जब आप कन्वर्ट करोगे CGS में तो 10 की पावर 7 CGS। नाम भी दिया हो सकता है आपको, अर्ज वगैरह ऐसे नाम होते हैं तो वो भी दिया हो सकता है आपको, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी में एक रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स कर देता मैं, कन्वर्ट 1 CGS यूनिट ऑफ एनर्जी इंटू FPS, वैसे तो FPS में करते नहीं है, SI, तो क्या करते आप, तो अब क्या होगा इसमें, जो ये M1 की वैल्यू है वो CGS बन जाएगी, बिकॉज अब जो आपको जो दिया हुआ है यूनिट वो CGS में दिया है और आपको कन्वर्ट करना है SI में, तो जिसको कन्वर्ट करना है वो 2 और जिससे कन्वर्ट करना है वो 1, चाहे वो CGS दिया हो, चाहे वो SI दिया हो, चाहे वो FPS दिया हो, चाहे वो MKS दिया हो। इज दैट क्लियर? आपको जो यूनिट जो दी हुई है नंबर के साथ वो 1 है, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो 2 है, ये याद रखना। ठीक है, तो इसके बेस पे आप और दूसरे क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको होमवर्क दूंगा उसमें आज। ठीक है, अब तीसरे टाइप का जो न्यूमेरिकल है, जो लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल है, वो कैसे करना है इसमें।
तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल आएगा इसमें, टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमें फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन डिड्यूस करना है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, जैसे कि एक आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, दिस इज अ क्वेश्चन। Consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of force of gravity. Force of gravity. Suppose that the time period of oscillation of the simple pendulum depends on the length, mass of the bob and acceleration due to gravity. Derive the expression for its time period using methods of dimension. यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है, अगर हमें इसको डिराइव करना है। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, तो इसमें चार चीजें देखनी है आपने। सबसे पहले आपने किसका फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, और उसके बाद आपकी वो जो क्वांटिटी है वो किन किन टर्म्स पे डिपेंड करती है। तो हमने फॉर्मूला निकालना है टाइम पीरियड का। तो देखो भी यहाँ पे क्वेश्चन को, जिसका फॉर्मूला निकालना है वो लिखना है आपने लेफ्ट हैंड साइड पर। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल, बिकॉज डिपेंड करता है वो। सबसे पहला करता है लेंथ पर, उसके बाद मास पर, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो आप इसको ऐसे लिख दो, m मास पर, l g। ठीक है, आप चाहे इसको ऐसे लिख दो, बस तीनों क्वांटिटीज आनी चाहिए इसमें, g l m। और यू कैन ऑल्सो राइट t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l m g। लिख कैसे भी सकते हो आप इसको, जरूरी नहीं है बस तीनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो उसको कैसे भी लिख सकते हो आप। तो हम ले रहे हैं इसमें से mlg वाला, तो हमने ये लिख दिया। सबसे पहले जो भी फर्स्ट क्वांटिटी लिखोगे उसकी पावर a, l की पावर b और g की पावर c। डन। और जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगता है k, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। ये इक्वेशन नंबर 1। डन। अब उसके बाद पुटिंग द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स, सबकी डायमेंशंस पुट करेंगे। ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की डायमेंशन t, k इज अ कांस्टेंट, k की डायमेंशन 1, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं m इज मास की डायमेंशन a, l इज लेंथ की डायमेंशन l, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l, t रेज टू पावर -2 पावर c। ठीक है, डन। बेटा डायमेंशन इसमें लर्न होनी चाहिए आपको, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड पे जो ये डायमेंशंस लिखी है, अब हम इनको इकट्ठा करेंगे। m की डायमेंशन इकट्ठा करेंगे, l की करेंगे और t की करेंगे। तो m की पावर सिर्फ a, बिकॉज इसके अलावा और कोई m है ही नहीं, लेकिन l आपके 2 हैं, ये l की पावर b, और जब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 2 और अगर उसका आप क्यूब कर दोगे तो ऐसे में पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, 2 की पावर 6 आ जाएगा।
तो ऐसे ही एल टी रेज टू पावर -2 की पावर अगर सी है तो इसका मतलब एल की पावर सी टी की पावर -2c हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे एल की पावर 1 है तो 1 इंटू सी सी हो जाएगा। तो एल की पावर और फिर जब पावर ऐड हो जाएंगी बिकॉज बेस सेम है, एल की पावर बी प्लस सी टी की पावर -2c। डन, ये हो गया। अब यहाँ पे t लिख दिया। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द डायमेंशंस। comparing the dimensions of m, l and t on both sides। ठीक है, अब एक एक करके डायमेंशंस कंपेयर करेंगे, डायमेंशंस कंपेयर करेंगे दोनों साइड पे। अब देखो यहाँ पर t, अब यहाँ पे सबसे पहले m, लेफ्ट हैंड साइड पे m की डायमेंशन क्या है 0, बिकॉज m तो लिखा ही नहीं हुआ तो इसका मतलब m की डायमेंशन कितनी होगी 0 होगी। तो और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे कितनी है a, तो पहली इक्वेशन बन गई a इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। दूसरा l की पावर कितनी है यहाँ पर b प्लस सी और राइट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर l की पावर कितनी है 0। फिर उसके बाद t की पावर कितनी है राइट हैंड साइड पे -2c और लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी है 1। तो पहले यहां से c की वैल्यू निकाल लेते हैं, -1/2, ये मैं 2 को इधर ले आया। अब मैं काम करूंगा सेकेंड वाली इक्वेशन में c की वैल्यू पुट कर दूंगा, -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू +1/2, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास b की वैल्यू आ गई और c की भी मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैं पुट करूंगा इसको, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा इसको, ठीक है। तो t एज इट इज फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है इसको। ये जो वैल्यूज हैं a, b और c की, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट करना है मुझे। k एज इट इज m, m की पावर कितनी है a और a की वैल्यू कितनी है 0। l की पावर कितनी है b और b की वैल्यू कितनी है 1/2। उसके बाद g की पावर कितनी है c और c की वैल्यू कितनी है -1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1। अब l की पावर 1/2 और -g/1/2 है ना, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे, g की पावर प्लस हो गई। तो फाइनली जो इससे रिलेशन मिलेगा हमें वो ये मिलेगा, t इज इक्वल टू k √L/g। अब अगर आपको k की वैल्यू पता है तो वो पुट कर सकते हो, नहीं पता तो भी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? k की वैल्यू वैसे इस हर एक एक्सप्रेशन के लिए k की वैल्यू अलग अलग होती है, कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है। इसके लिए जो k की वैल्यू है वो है 2 पाई, वो है 2 पाई आपकी। तो यहाँ पर अगर अल्टीमेटली आपने अगर फॉर्मूला लिखना है तो उसको ऐसे लिखोगे आप, t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g। दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, ये फाइनल बनता है आपका। तो आई थिंक आई एम क्लियर विद बोथ। सो ये आपकी न्यूमेरिकल्स हो गए।
ये एप्लीकेशन हो गई आपकी, ठीक है, ये आज का काम है हमारा। और मैं इस पर अभी होमवर्क दूंगा आप लोगों को, तो आप लोगों ने होमवर्क को परफॉर्म करना है।